आज हम क्रैश कोर्स ही समझ लें इसको। हम प्रकाश के परिवर्तन का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही बार में मतलब आज के ही लेक्चर में समाप्त कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद फिर किसी गाइड से या किसी गेस्ट से क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। ठीक, यहाँ पहले हमारे पास आता है लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक, प्रकाश के बारे में हम पहले वाला वीडियो में बात किए थे। ये लाइट के गुण के बारे में, लाइट से जितना क्वेश्चन, हाँ इसका विशेषता हम लिखवाएंगे, विशेषता उतना ही लिखवाएंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, पहला जो विशेषता है कि प्रकाश, सभी लोगों को पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। एक होता है उदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो लाइट जो है पूछेगा कि कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर, लाइट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो लाइट में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे पास फेमस क्वेश्चन है। लाइट से जितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करते हैं कि दर्पण के प्रकार। दर्पण, ये जो हमारे पास दर्पण हुआ करते हैं पिछले लेक्चर में बताए थे, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने आए हैं, ध्यान से सुनिए। एक होता है हमारे पास समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हम बताए थे कि दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। और यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, साल का कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें पूछा ना जाए जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग पहला जो होता है गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। दूसरा उपयोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च जो हमारे पास हुआ उसमें करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो है, उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में हम पूछें तो हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग याद रखेंगे डॉक्टरी इलाज में। डॉक्टरी इलाज में पूछा जाएगा किस दर्पण का। ये जितना लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट, और भी सारा हम यूज इसका उपयोग बता सकते हैं, लेकिन उपयोग उतना ही लिख रहे हैं जितना हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, डॉक्टरी इलाज में, डॉक्टरी इलाज में क्यों किया जाता है? डॉक्टरी इलाज में मतलब दांत में देखा जाता है, कुछ फंस जाता है तो उसको इससे देख लिया जाता है। ठीक है, हजामती दर्पण में बाल कटवाने में, जबकि हमारे यहाँ सैलून जो हुआ करता है उसमें समतल दर्पण से ही लोग काम चला लेते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण का उपयोग इंपॉर्टेंट है गाड़ियों के साइड मिरर में। साइड मिरर में हमेशा पूछा गया कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ समतल दर्पण का उपयोग क्या है? चेहरा देखने में, चेहरा देखने में जनरली हम लोग, हमारे यहाँ जो यूज किया जाता है समतल दर्पण को चेहरा देखने में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये केवल ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ठीक, केवल ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। ठीक, यहाँ समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता में हम उस दिन भी बात किए थे, लेकिन यहाँ केवल हम ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। समतल दर्पण में याद रखेंगे, समतल दर्पण में जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये बात हमेशा पूछा गया है टेन में, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा कि उल्टा? तो याद रखेंगे सीधा बनता है। ठीक है, तीसरा जो है इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? पार्श्विक उल्टा का मतलब हम पूरा डिटेल में बताए हैं, जो लाइव वीडियो आए हैं, फर्स्ट वाला लाइव वाला वीडियो। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है पार्श्विक उल्टा। समतल दर्पण में उल्टा नहीं, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला जो विशेषता है तुमको, कि मान लो कि हम तुमसे पूछें कि हमको एक मिरर लेना है, समतल दर्पण लेना है, समतल दर्पण,
हमको समतल दर्पण चाहिए और उसमें हमको इतना हाइट का समतल दर्पण चाहिए जितना हाइट में हमारा पूरा उसमें प्रतिबिंब बन जाए। पता नहीं ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं समझ में। मान लो कि हम तुमसे पूछे हमको समतल दर्पण लेना है, समतल दर्पण इतना हाइट का लेना है जिसमें हम जब सामने जाए तो हमारा पूरे बॉडी का फिगर बन जाए। तब क्वेश्चन आया कि पूरे अपना बॉडी पूरे वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन इसको लिखेंगे कैसे, ये हम जैसे लिखे वैसे नहीं लिखना है, इसको लैंग्वेज बना करके लिखना है कि समतल दर्पण के उपयोग कहाँ किया जाए चेहरा देखने में। समतल दर्पण की विशेषता क्या है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, प्रतिबिंब होता है सीधा प्रतिबिंब। उसके बाद समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण का मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जिसमें वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन जाए, तो होना चाहिए वस्तु के आधी होनी चाहिए। ठीक है, आधी अगर हाइट का हम समतल दर्पण लेते हैं तो उसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसका। ठीक है, ये अब देखेंगे यहाँ जो है ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के मिलेंगे, दो प्रकार के। चलो यहाँ तो हम बताते हैं प्रतिबिंब एक वास्तविक है काल्पनिक। चलो अब देखो हमारे पास दर्पण में प्रकाश के चलने के रास्ते, ये जो क्वेश्चन अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बस उतना पर दिमाग लगाना है। ठीक, दर्पण में प्रकाश के चलने के रास्ते पहला है, यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है, समांतर किरणें, तो वो हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है। प्रधान अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद हमेशा कहां से गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन कि अगर फोकस पर आपतित किरणें होती हैं, फोकस पर किरणों को आपतित कराएं, ये जो है फोकस पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जरा सोचो तो एक दूसरे का वो उल्टा है। उल्टा कैसे है, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो फोकस से जाएगी, या फोकस से किरणें जब जाएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक, अगला जो तीसरा नंबर जो है ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखेंगे कि जब वक्रता केंद्र, फोकस को एफ बोलते हैं, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ यहाँ बोलेंगे। ठीक, वक्रता केंद्र को हम लोग सी द्वारा दिखाते हैं। वक्रता केंद्र पर जब किरणें आपतित होती है तो ये परावर्तन के बाद अपने पूर्ण पथ से वापस लौट जाती है, पूर्ण पथ से वापस लौट जाती है। ठीक, ये हो गया हमारे पास दर्पण में प्रकाश के चलने के रास्ते क्या है। जब फोकस पर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है तो परावर्तन के बाद वो क्या हो जाती है, फोकस से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, इसमें एक और गुण है हमारे पास, पांचवा गुण जो हम लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या ना ही एग्जाम में ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आया किसी समतल दर्पण पर, ये हमारे पास समतल दर्पण है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही है इसको। ये समतल दर्पण है, इस पर किरणें क्या होती है, लंबवत आपतित होती है। एक समतल दर्पण है, इस पर किरणें लंबवत आपतित होती है, तो ये किधर से जाएगी, तो किधर से जाएगी, लंबवत आपतित होगी तो अपने पूर्ण पथ से वापस लौट जाएगी। तो अब इसमें पूछा है कि आपतन कोण का मान कितना होगा। आपतन कोण को हम लोग कोण आई बोलते हैं और परावर्तन कोण को आर बोलते हैं, तो कितना होगा। ध्यान से सुनेंगे, लैंग्वेज हमेशा पूछा गया है परीक्षा में, ध्यान से पूछेगा कि समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित हो, तो लंबवत आपतित हो तो उसमें आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो नॉर्मली सभी लोगों को पता चलता है कि 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा, याद रखेंगे। आपतन कोण का मान भी 0 और परावर्तन कोण का मान भी 0, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो यहाँ कितना, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जो हम लोग को देखना है
यहाँ देखेंगे एक ये सेक्टर हो गया, ये हम बना रहे हैं सेक्टर वाइज, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है यहाँ फॉर्मूला के बारे में। यहाँ फॉर्मूला जो है कंफ्यूज करता है। दर्पण सूत्र, पहला दर्पण सूत्र पूछेगा, दर्पण सूत्र 1/f=1/v प्लस में 1/u होता है। दर्पण सूत्र याद रखेंगे 1/f=1/v प्लस 1/u हुआ करता है, ठीक है। ये दर्पण सूत्र हमारे पास होता है, ये भी पूछता है कभी कभी क्या करता है कि इसको इधर भेज देगा तो ये मैथमेटिक कैलकुलेशन बराबर पे उधर उधर करके देख सकते हो, ठीक है। रियल फॉर्मूला यही है, ठीक है। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि F=r/2, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आएगा, तो ये दर्पण, ये भी दर्पण है, दर्पण का ही फॉर्मूला है F=r/2। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ये F=r/2 किस दर्पण के लिए लागू होगा। ऑप्शन दे देगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और तीसरा में दे देगा अवतल और उत्तल दोनों के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं तो भी इंपॉर्टेंट करना है, या ना ही है इसको। F=r/2 किस दर्पण के लिए लागू होगा, तो याद रखना कि F=r/2 जो होता है ये गोलीय दर्पण के लिए लागू होता है। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बोले तो अवतल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण याद रखेंगे F=r/2 अवतल दर्पण पर भी लागू होता है और उत्तल दर्पण पर भी लागू होता है, लेकिन समतल दर्पण पर F=r/2 लागू नहीं होगा। क्वेश्चन तो पूछोगे कि सर समतल दर्पण पर F=r/2 लागू क्यों नहीं होगा, तो यहाँ एक विशेषता छूट गया है। फिर वो विशेषता हम लिख देते हैं कि समतल दर्पण की त्रिज्या, ध्यान रहे ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा गया है ना, कि समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है, वो समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो होती है अनंत। समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की त्रिज्या जो होती है ये अनंत हुआ करता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए F=r/2 देखो अनंत यहाँ वैल्यू रखोगे तो कुछ मायने नहीं होगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, एडवांस में अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। पूछेगा कि समतल दर्पण का जो F=r/2 जो होता है तो वो केवल अवतल और उत्तल के लिए लागू होता है, समतल के लिए लागू क्यों नहीं होता है, तो बताएंगे क्योंकि समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन ये आ गया। चलो अब देखोगे, अब तो हमको देखना है, तुमको चिन्ह परिपाटी देखना है। ये एक सेक्टर हो गया। चलो अगले सेक्टर में देखो चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से जो क्वेश्चन आएगा, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं। चलो इंग्लिश नहीं लिखना है, स्पेस कम है। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से जो क्वेश्चन आएगा ध्यान दोगे। चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी देखने के लिए अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब छोटा छोटा लिख रहे हैं, और एक बनता है हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनोगे। कहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछेगा। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं और फोकस को कैपिटल एफ बोलते हैं। अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो काल्पनिक बने, वास्तविक बने, ये एफ जो होता है वो निगेटिव हुआ करता है। कैसे इसको पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे कैसे, नोट कैसे बनाएंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक। उसके बाद वक्रता त्रिज्या वो भी ऋणात्मक होती है। आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको कैसे लैंग्वेज बनाएंगे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। उसके बाद यू क्या है, यू जो है वस्तु की दूरी है, ठीक है। वस्तु की दूरी भी इसमें क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। आया प्रतिबिंब की बात है, तुमको प्रतिबिंब जो है तुमको वो निगेटिव की पॉजिटिव। तो यहाँ प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, तुमको प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, दर्पण के सामने बनता है। तो सामने जब बनेगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाया करता है, ठीक है। और ये बात हमेशा पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। अवतल दर्पण में ये सब चीज क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब में
वास्तविक प्रतिबिंब हो चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब हो, अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव ही होगा, वक्रता त्रिज्या निगेटिव ही होगा। और u के लिए याद रखना, u वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये जो होता है चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, ये हमेशा क्या हुआ करता है, निगेटिव हुआ करता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे जो है इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे वाली दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। ठीक है, अब देखोगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण की जब बात हम बोले तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब जब होता है तो सुनोगे ध्यान से, इसमें फोकस दूरी दर्पण के याद रखोगे पीछे हुआ करता है, ध्यान सुनो। जैसे इसका फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक, हाँ प्रतिबिंब भी धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होती है क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद हम पूछें उसके बाद क्या हुआ करता है, तो उसके बाद तुमको हो जाएगा यहाँ यू हमेशा क्या हो जाता है, अभी वो बोले हैं चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कुछ भी चाहे वास्तविक प्रतिबिंब बने चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब बने, वस्तु की दूरी हमेशा और हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है, अब देखते हैं ये सेक्टर वाइज है, जितना घेरा है ना सेक्टर वाइज है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा सेक्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखोगे ध्यान से यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा, याद रखोगे आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, VVI का कितना इंपॉर्टेंट कर देते हैं। दूसरा जो है आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखोगे। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, आपतित किरण की दिशा में। कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो इस कैसे हुआ अब जाकर के हम इस टोटल का वीडियो बना चुके हैं पहले। ठीक है, अब जाकर के उसमें देखोगे ठीक कैसे क्या हम बता रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए अभी कम समय है। ठीक है, क्यों कैसे का जवाब जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली याद रखो, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब देखोगे आवर्धन हमारे पास, हाँ एक और लाइन है कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो याद रखेंगे दर्पण में सभी दूरियां, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो सभी दूरियां याद रखोगे, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, पोल। ये लाइन हमेशा पूछा गया है। अगला, दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, P। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि दर्पण के गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। ठीक, लास्ट हमारे पास सेक्टर आया आवर्धन के बारे में। आवर्धन मैग्निफिकेशन M द्वारा इसको सूचित करते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ जो लाइन है हमेशा पूछा गया है आवर्धन से कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है और आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है, तो याद रखोगे आवर्धन का धनात्मक मान, सुनोगे
क्वेश्चन जो है यहाँ आवर्धन का धनात्मक मान याद रखोगे वास्तविक प्रतिबिंब को बताता है। आवर्धन का धनात्मक मान किसको बताएगा? वास्तविक प्रतिबिंब को बताएगा। और हम बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा हुआ करता है। जानते हो? अब इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा? दूसरे तरीके से पूछेगा कि किसी दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक है, तो धनात्मक है तो ये प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है? तो याद रखोगे आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। जस्ट इसके ऑपोजिट आ जाओ। आवर्धन का ऋणात्मक मान, आवर्धन का ऋणात्मक मान, गलत लिख दिए, आवर्धन का धनात्मक मान, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। देखो तो आवर्धन का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को बना देगा। काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धन का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को बताएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक, यहाँ आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को बताएगा। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब को बताएगा। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा हुआ करता है। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? लैंग्वेज में लिखोगे कि आवर्धन का ऋणात्मक मान आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को बताता है, और आवर्धन का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को बताता है। ठीक है, और इसमें हम जितना क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इसमें जितना क्वेश्चन हम लिखे हैं बोर्ड में, हमारे पास इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, और जितना गेस है, गाइड है, जा करके देखोगे तो इससे अधिक वो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही हम वीडियो लेकर के आएंगे प्रकाश के अपवर्तन के लिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा उतना का हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।